हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम बार में। आज 1 जून है दोस्तों, और आज के करंट अफेयर में किन इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हमको डिटेल में बात करना है, सबसे पहले हम उसको यहाँ पे देख लेते हैं। हम बात करेंगे केंदू पत्ते के बारे में कि ये न्यूज में क्यों बना हुआ था और ये किस राज्य से संबंधित है। एग्जामिनेशन हॉल में एनवायरमेंट का पोर्शन ये कवर करने वाला है। फिर बात करेंगे हम अग्निबाण रॉकेट के बारे में कि ये न्यूज में क्यों बना हुआ था। मैगलन मिशन के बारे में बात करेंगे और एनाफिलीज स्टेफेंसी के बारे में बात करेंगे। ये तीनों टॉपिक जो है साइंस से रिलेटेड हैं। ये एग्जामिनेशन हॉल में ये आपका साइंस एंड टेक का पोर्शन एग्जामिनेशन हॉल में कवर करने वाला है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे ये तीनों हमारे पॉइंट। फिर हम बात करेंगे क्रायोनिक्स के बारे में कि ये क्या है, ये चर्चा में क्यों बना हुआ था और यहां से ऐसे कौन से फैक्ट हैं जो कि एग्जाम के लिए हमारे इंपॉर्टेंट है। फिर बात करेंगे काजा शिखर सम्मेलन के बारे में और अंत में वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट ये जारी किया गया है 2024 के लिए। तो यहां से ऐसे कौन कौन से फैक्ट हैं जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उस पर हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, 1 जून, आज 1 जून है। अगर आपने करंट अफेयर पे अपना कार्य नहीं शुरू किया है, यानी कि खुद के नोट्स आप करंट अफेयर के नहीं बना रहे हैं, तो आज अच्छा मौका है। आज से नया महीना शुरू हो रहा है, आप लोग अपने स्वयं के नोट्स तैयार करते रहिए। इससे देखिए, इससे आप ही का लाभ होगा। जब भी आपका एग्जाम टाइम आएगा तो आपको मोटी मोटी मैगजीन से आपको रिवीजन नहीं करना पड़ेगा। अपने खुद के नोट्स से आप जितनी जल्दी रिवीजन कर लेंगे, उतनी जल्दी आप किसी मैगजीन से रिवीजन नहीं कर पाएंगे। तो अपने खुद के नोट जो है तैयार करते रहिए। चलिए देखते हैं कि 1 जून में वन लाइनर इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है हमारे पास कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बता दें कि आज 1 जून है और आज दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस मनाया जाता है। अब इसकी जो है शुरुआत कहां से हुई, तो बता दें कि इस दिवस को मनाए जाने का निर्णय रूस के मॉस्को में अंतर्राष्ट्रीय महिला लोकतांत्रिक संघ की एक विशेष बैठक में लिया गया था। और इस महत्वपूर्ण पहल के परिणाम स्वरूप 1 जून 1950 को दुनिया भर के 51 देशों में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस इंटरनेशनल चाइल्ड प्रोटेक्शन डे मनाया गया था। ये इतना कुछ पॉइंट था, ये आप लोग ध्यान रखे रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की। तो यहां जो सबसे पहला पॉइंट था, तो एक तो मैं सिंपल वन लाइनर में दे सकता था कि भैया आपका जो 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक ATCM 46 और CEP 26 यानी कि पर्यावरण संरक्षण समिति की 26वीं बैठक, इसका आयोजन जो है सफलतापूर्वक केरल के कोच्चि में आयोजित कर लिया गया, जो कि हमने डिटेल में बात भी की थी मई आपके जो है मई के करंट अफेयर में। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उसका भी यहाँ पे हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। जैसे ATCM 46 का आयोजन जो है ये वसुदेव कुटुंबकम अर्थात एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य की विस्तृत थीम के साथ किया गया है। तो इसकी थीम भी आप लोग ध्यान रखे रहेंगे। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन मैत्री 2 स्थापित करने की भारत की योजना की इस सम्मेलन में घोषणा किया है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे इस बैठक में। ATCM 46 और CEP 26 का आयोजन भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा गोवा के राष्ट्रीय ध्रुवी और महासागर अनुसंधान केंद्र के माध्यम से अर्जेंटीना स्थित अंटार्कटिक संधि सचिवालय के सहयोग से किया गया है। अब देखिए, केवल इस लाइन से एक फैक्ट आपको और पता चल रहा है कि राष्ट्रीय ध्रुवी और महासागर अनुसंधान केंद्र कहां है, गोवा में है। इसको भी आप लोग ध्यान रखे रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के तत्वाधान में मेकॉन लिमिटेड और सेल के साथ मिलकर 30 और 31 मई को रांची में इस्पात पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो इस्पात पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां पे किया गया है, रांची में किया गया है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के बाद अब नेपाल भी अपने धार्मिक तीर्थ स्थलों को बढ़ावा दे रहा है। नेपाल के आम बजट में इस बार सरकार ने जनकपुर धाम को डेस्टिनेशन वेडिंग हब और लुम्बिनी को बर्थिंग हब बनाने की घोषणा किया है। जनकपुर धाम और लुम्बिनी के अलावा नेपाल के आम बजट में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रामायण सर्किट, बुद्ध सर्किट और शिव सर्किट के विकास की भी घोषणा की गई है। तो रामायण सर्किट, बुद्ध सर्किट और शिव सर्किट के विकास की घोषणा भारत के अलावा किन देशों ने की है, नेपाल ने किया है। इसको भी आप लोग ध्यान रखे रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। RBI ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था 7% की दर से बढ़ने का अनुमान जताया है। नेक्स्ट पॉइंट है,
आरबीआई द्वारा ब्रिटेन से 100 टन से अधिक सोना देश में वापस लाया गया है। यह भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है। देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। आरबीआई ने 1991 के बाद पहली बार ब्रिटेन से 100 टन से ज्यादा सोना अपने भंडार में स्थानांतरित किया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब इतने बड़े पैमाने पर इस कीमती धातु को स्थानीय स्तर पर रखे गए स्टॉक में जोड़ा गया है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि 100 टन से अधिक सोना किस देश से भारत द्वारा वापस लाया गया है, आरबीआई के द्वारा ब्रिटेन से लाया गया है, ये आप लोग ध्यान रखे रहेंगे। आगे बढ़े, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की वन लाइनर में। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय महत्व के संस्थान जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, जो कि बेंगलुरु में स्थित है, इसको जो है WHO के द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं के प्रोत्साहन के लिए 2024 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप लोग ध्यान रखे रहेंगे। बता दें कि WHO द्वारा वर्ष 2019 में स्थापित स्वास्थ्य सेवाओं के प्रोत्साहन के लिए नेल्सन मंडेला पुरस्कार उन व्यक्तियों, संस्थानों और या फिर सरकारी या गैर सरकारी संगठनों को मान्यता देता है जिन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं के प्रोत्साहन में उल्लेखनीय योगदान दिया है। तो यहाँ पे आपको दो फैक्ट निकालने हैं। एक फैक्ट ये निकालना है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, ये मतलब कि जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में निमहैंस के नाम से जानते हैं, ये बेंगलुरु में स्थित है। और दूसरा, नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस को दिया गया है। तो इतना फैक्ट आपको यहां से ध्यान रखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। भारतीय वायुसेना ने बहुराष्ट्रीय रेड फ्लैग 24-2 अभ्यास में भाग लेने के लिए अपने सबसे उन्नत लड़ाकू विमान राफेल को संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का के एयर फोर्स बेस पर उतारा है। ये आप लोग ध्यान रखे रहेंगे कि रेड फ्लैग 24-2 का आयोजन कहां पे किया जा रहा है? अलास्का में किया जा रहा है। ये जो है 2 हफ्तों का सैन्य अभ्यास है जो कि 30 मई 2024 से शुरू होकर 24 जून 2024 को समाप्त हो जाएगा। रेड फ्लैग अभ्यास 1975 में वियतनाम युद्ध के बाद अमेरिका वायुसेना द्वारा शुरू किया गया था और रेड फ्लैग अलास्का को शुरू में कोप थंडर के नाम से जाना जाता था। इसको भी आप लोग ध्यान रखे रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की। विश्व में पहली बार जापानी शोधकर्ताओं ने लिग्नोसैट नामक एक छोटी लकड़ी का उपग्रह बनाया है जिसे सितंबर में अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया जाएगा। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष अन्वेषण में लकड़ी की पर्यावरण मित्रता और लागत प्रभावशीलता का लाभ उठाना है। तो आपको एक पॉइंट ये याद रखना है कि लिग्नोसैट नामक एक छोटी लकड़ी का उपग्रह किस देश द्वारा बनाया गया? वो बनाया गया जापान के द्वारा। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका निर्माण, जो आपका लिग्नोसैट उपग्रह है, इसका निर्माण मैग्नोलिया लकड़ी से किया गया है जिसे इसकी स्थायित्व और अनुकूलनशीलता के लिए चुना गया है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की डिटेल में कि केंदुपत्ता ये क्या है, ये न्यूज में क्यों बना हुआ था, ये हमारे एग्जाम के लिए यहां से कौन सा फैक्ट है जिसे हमको ध्यान में रखना चाहिए। तो न्यूज ये है कि उड़ीसा में जनजाति समुदायों को केंदुपत्ता बेचने के लिए वन विभाग से मंजूरी प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो सिंपल सी न्यूज थी, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ से आपको न्यूज से ही फैक्ट निकालना बनता है और वही आपका करंट अफेयर कहलाता है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि केंदुपत्ता को उड़ीसा का हरा सोना कहा जाता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। बांस और साल के बीज के समान एक ये राष्ट्रीयकृत उत्पाद है। यह उड़ीसा में सबसे महत्वपूर्ण गैर लकड़ी वन उत्पादों में से एक है। ये भी आप लोग ध्यान रखें। भारत के कुछ भागों में इसे तेंदुपत्ते के नाम से भी जाना जाता है और इसका उपयोग मुख्य रूप से तंबाकू को बीड़ी में लपेटने के लिए किया जाता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि उड़ीसा का हरा सोना किसे कहा जाता है? केंदुपत्ते को कहा जाता है, जिसे अन्य भाग में तेंदुपत्ते के नाम से जाना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट अग्निबाण रॉकेट के बारे में कि ये न्यूज में क्यों बना हुआ था। तो न्यूज ये है कि चेन्नई स्थित स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने सिंगल पीस 3 डायमेंशनल प्रिंटेड इंजन के साथ दुनिया का पहला अंतरिक्ष रॉकेट प्रक्षेपित किया है जिसका नाम क्या है? अग्निबाण रॉकेट।
तो ये 3D प्रिंटेड इंजन वाला है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे और दुनिया का पहला है। अग्निबाण नामक रॉकेट भारत का पहला अर्ध क्रायोजेनिक इंजन संचालित रॉकेट लॉन्च है, जिसे पूरी तरह से स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है। अग्निकुल ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में भारत का पहला निजी तौर पर निर्मित रॉकेट लॉन्च पैड धनुष डिजाइन और विकसित किया है, इसको भी आप लोग साथ में ध्यान रखेंगे। और भी फैक्ट हैं, जैसे अग्निकुल अंतरिक्ष में अपना रॉकेट प्रक्षेपित करने वाली दूसरी भारतीय निजी कंपनी बन गई है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और पहली कौन सी थी? पहली थी स्काई रूट एरोस्पेस, जिसने अक्टूबर 2022 में विक्रम एस रॉकेट जो है प्रक्षेपित किया था। तो ये कुछ फैक्ट थे अग्निबाण रॉकेट और उससे रिलेटेड, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़े और हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है मैगलन मिशन। ये भी हमारे एग्जामिनेशन हॉल में साइंस एंड टेक का पोर्शन कवर करेगा। तो न्यूज ये है कि नासा के मैगलन मिशन के ऐतिहासिक आंकड़ों की जांच कर रहे वैज्ञानिकों ने शुक्र ग्रह पर ताजा लावा प्रवाह खोज की सूचना दी है, जो 1990 से 1992 की अवधि के दौरान ग्रह पर ज्वालामुखी गतिविधियों का संकेत देता है। तो देखिए सिंपल सी न्यूज है, लेकिन यहां से कुछ फैक्ट हैं जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपको निकालने हैं। सबसे पहला तो पॉइंट ये है कि मैगलन मिशन ये किसका मिशन है? ये नासा का मिशन है। और ये किस ग्रह के लिए प्रक्षेपित किया गया था? शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए प्रक्षेपित किया गया था, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बता दें कि नासा ने शुक्र ग्रह का अध्ययन करने के उद्देश्य से अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 4 मई 1989 को मैगलन मिशन प्रक्षेपित किया है। इस अंतरिक्ष यान को कैप कैनावेरल से अंतरिक्ष शटल अटलांटिक के माध्यम से प्रक्षेपित किया गया, जो अंतरिक्ष शटल से प्रक्षेपित किया गया पहला अंतर्ग्रही मिशन था। इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। कुछ और फैक्ट हैं, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। 1990 में शुक्र ग्रह पर पहुंचने के बाद मैगलन अंतरिक्ष यान के रडार इमेजिंग के माध्यम से ग्रह की सतही मानचित्रण करने का कार्य शुरू किया, जिससे शुक्र ग्रह और उसके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का पहला वैश्विक मानचित्र प्राप्त हुआ था। अक्टूबर 1994 में मैगलन अंतरिक्ष यान ने जानबूझकर शुक्र ग्रह के वायुमंडल में उतरकर अपना परिचालन समाप्त कर लिया, जो किसी परिचालनरत ग्रही अंतरिक्ष यान की पहली जानबूझकर दुर्घटना थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट होगा हमारे एग्जाम के लिए, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये तो रहा दोस्तों मैगलन मिशन के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की, जिसका नाम है एनोफिलीज स्टेफेंसी। ये भी आपका साइंस एंड टेक का पोर्शन कवर करेगा। ये न्यूज में क्यों बना हुआ था, इसको जान लेते हैं। तो ये द हिंदू का एक आर्टिकल था, और वो आर्टिकल ये है कि एशिया से आने वाले मच्छर प्रजातियां अफ्रीका के मलेरिया रोधी प्रयासों के लिए खतरा पैदा कर रही हैं। दुनिया में मलेरिया से होने वाली मौतों में से लगभग 90% अफ्रीका महाद्वीप पे होती हैं। तो न्यूज ये थी कि मॉस्किटो स्पीसीज फ्रॉम एशिया पोस्ट ग्रोइंग रिस्क टू अफ्रीका एंटी मलेरिया एफर्ट। ये आर्टिकल आया था द हिंदू में। तो यहां से फैक्ट निकालना है आपको एनोफिलीज स्टेफेंसी के बारे में। बता दें कि एनोफिलीज स्टेफेंसी दक्षिण एशिया का एक मलेरिया रोगवाहक है, और यह प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम और पी विवैक्स को दोनों को फैलाता है। आपको ये ध्यान रखना होगा। बता दें कि प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम मनुष्यों का एक कोश की प्रोटोजोआ परजीवी है, और प्लाज्मोडियम की सबसे अधिक घातक प्रजाति भी है, जो मनुष्यों में मलेरिया का कारण बनती है। तो मलेरिया का कारण जो मनुष्यों में होता है वो क्या है? वो प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। एशियाई टाइगर मच्छर और पीला बुखार मच्छर दोनों ही डेंगू, पीला बुखार और जीका जैसी खतरनाक बीमारी फैलाते हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये भी आर्टिकल में मेंशन था। तो यहां पे आपने कवर कर लिया एनोफिलीज स्टेफेंसी ये न्यूज में क्यों बना हुआ था। अब बात करते हैं क्रायोनिक्स के बारे में कि क्रायोनिक्स न्यूज में क्यों बना हुआ था। तो न्यूज ये है कि ऑस्ट्रेलियन क्रायोनिक्स फर्म फ्रीजेस फर्स्ट क्लाइंट इन होप ऑफ ब्रिंगिंग हिम बैक टू लाइफ इन फ्यूचर। यानी कि दक्षिण गोलार्ध की पहली ज्ञात क्रायोनिक्स सुविधा का संचालन करने वाली ऑस्ट्रेलियाई कंपनी साउदर्न क्रायोनिक्स ने घोषणा किया है कि उसने पहले होलब्रुक संयंत्र में अपने पहले क्लाइंट को क्रायोजेनिक रूप से हिमीकृत यानी कि फ्रोजन कर दिया है। ये बहुत बड़ी न्यूज थी, क्योंकि ये मतलब कि इतिहास की शायद ऐसी पहली घटना है, इसलिए ये क्रायोनिक्स जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो बता दें कि क्रायोनिक्स जो है
वो किसी मृत व्यक्ति को फ्रीज करने की एक प्रथा है जिसका उद्देश्य भविष्य में किसी समय उस व्यक्ति को पुनर्जीवित करना है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। क्रायोनिक शब्द ग्रीक भाषा के क्रियोस से लिया गया है जिसका अर्थ होता है बर्फीला, ठंडा। बता दें कि यह इतने ठंडे तापमान का उपयोग करके जीवन बचाने का एक प्रयास है जो आज की चिकित्सा से परे किसी व्यक्ति को दशकों या सदियों तक संरक्षित किया जा सकता है। ऐसी अवस्था में रखे गए व्यक्ति को क्रायोप्रिजर्व्ड रोगी कहा जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि क्रायोप्रिजर्व्ड व्यक्ति को वास्तव में मृत नहीं मानते हैं। क्रायोनिक संरक्षण केवल तभी किया जाता है जब किसी व्यक्ति को कानूनी रूप से मृत घोषित कर दिया हो। इसमें रक्त को शरीर से निकाल दिया जाता है और उसके स्थान पर एंटी फ्रीज और अंग संरक्षण यौगिक, जिन्हें क्रायो प्रोटेक्टिव एजेंट कहा जाता है, उसके रक्त के स्थान पर क्रायो प्रोटेक्टिव एजेंट को वहां पे शरीर में डाल दिया जाता है। तो ये कुछ पॉइंट थे क्रायोनिक से संबंधित, इसको आपको ध्यान रखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है काजा शिखर सम्मेलन। ये हमारे जो है एग्जाम के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके जो डेलीगेट्स हैं इन्होंने साइट्स छोड़ने की घोषणा की है। साइट्स एक पर्यावरणीय जो है, आप इसको संस्था बोल सकते हैं, इसको जो है छोड़ने की जो है इन्होंने घोषणा किया है। तो न्यूज ये है कि विक्टोरिया फॉल्स के उत्तरी किनारे पर स्थित जॉम्बियन रिसोर्ट शहर, जिसका नाम है लिविंगस्टोन, में 400 से अधिक प्रतिनिधि कवांगो जॉम्बिया ट्रांस फ्रंटियर संरक्षण क्षेत्र शिखर सम्मेलन का उद्घाटन के लिए एकत्रित हुए हैं। काजा 2024 राष्ट्राध्यक्ष शिखर सम्मेलन के प्रतिनिधियों ने सदस्य देशों से वन्य जीव और वनस्पति की लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कन्वेंशन यानी कि साइट से बाहर निकलने का आह्वान किया है, जिसने उन्हें प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले हाथी दांत और वन्य जीव उत्पादों को बेचने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। यानी कि साइट्स ने जो है इन लोग मतलब कि ये जो देश है जो काजा TFCA से संबंधित है, वहां पे हाथी के दांत और अन्य वन्यजीव उत्पादों को बेचने की अनुमति नहीं दी थी। इसीलिए ये सारे देश जो है साइट से निकलने का जो है इन्होंने आह्वान किया है। बता दें कि अफ्रीका के कुछ देशों में हाथियों की भारी संख्या को आवास क्षति तथा मानव वन्यजीव संघर्ष की बढ़ती घटनाओं के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। इसीलिए वहां के जो है वहां के संबंधित देश जो है अफ्रीका के, वो जो है हाथी दांत और वन्यजीव उत्पाद को बेचने की अनुमति मांग रहे थे, जिसपे साइट्स ने रोक लगा दिया है। अब काजा TFCA क्या है, इसको जान लेते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका में कवांगो जॉम्बिया ट्रांस फ्रंटियर संरक्षण क्षेत्र का आधिकारिक तौर पर मार्च 2012 में उद्घाटन किया गया था। कवांगो जाम्बेजी ट्रांस फ्रंटियर संरक्षण क्षेत्र 5,20,000 वर्ग किलोमीटर में फैला एक वन्यजीव अभ्यारण्य है, जो 5 दक्षिण अफ्रीकी देशों जो कि अंगोला, बोत्सवाना, नामीबिया, जॉम्बिया और जिम्बाब्वे में फैला है, जो ओकोवांगो और जॉम्बिया नदी घाटियों के साथ सीमाएं साझाएं करती हैं। इसको आप लोग को ध्यान रखना होगा कि काजा TFCA में कौन कौन से देश हैं। 5 देश हैं। एक आपका अंगोला हो गया, वो आपका दूसरा आपका बोत्सवाना हो गया, जिम्बाब्वे हो गया, जाम्बिया हो गया और एक आपका नामीबिया हो गया। तो ये 5 देश थे जो कि आपका जो है काजा TFCA से रिलेटेड है। अब चूंकि ये बात अफ्रीकी महाद्वीप के है, तो ये अफ्रीकी महाद्वीप हमारे एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इसकी चर्चा मैं कई बार कर चुका हूं। बता दें कि ये देश 19 अफ्रीकी हाथी रेंज राज्यों का हिस्सा है, जिनमें से अकेले बोत्सवाना में हाथियों की आबादी 1,32,000 है और उसके बाद जिम्बाब्वे में 1 लाख है, जबकि अन्य बड़ी संख्या में हाथी दक्षिण अफ्रीका, जॉम्बिया, नामीबिया और अंगोला में पाए जाते हैं। इसीलिए इनका तर्क था कि हाथी के दांत और अन्य उत्पादों को भी जो है दूसरे देशों को बेचा जाए, जिसपे साइट्स ने जो है रोक लगा दी थी और इसीलिए इन्होंने जो है साइट से निकलने का आह्वान किया था। तो ये तो रहा काजा शिखर सम्मेलन न्यूज में क्यों बना हुआ था, उसके बारे में डिटेल जानकारी और साथ ही काजा TFCA क्या है इसके बारे में कुछ फैक्ट। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट 2024। यहां से कौन कौन से फैक्ट हैं दोस्तों, इसको देख लेते हैं। बता दें कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान द्वारा वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट 2024 स्वस्थ आहार और पोषण के लिए खाद्य प्रणालियां जारी की गई हैं। अब बता दें कि यहां से कौन कौन से फैक्ट हैं जो आपको ध्यान रखना है। तो बता दें कि रिपोर्ट के अनुसार न्यूनतम 38%
भारतीय जनसंख्या अस्वास्थ्यकर भोजन खाते हैं, यानी कि जो है जो मतलब कि स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है वो भोजन हम लोग ग्रहण करते हैं, और उनकी संख्या न्यूनतम 38% है, जबकि केवल 28% भारतीय सभी 5 अनुशंसित खाद्य समूहों को खाते हैं, जिनमें कम से कम एक स्टार्च युक्त भोजन, एक सब्जी, एक फल, एक दाल, मेवा या बीज तथा एक पशु स्रोत भोजन शामिल है। भारत में कुपोषण से पीड़ित आबादी का अनुपात वर्ष 2011 में 15.4% से बढ़कर वर्ष 2021 में 16.6% हो गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। वयस्कों में अधिक वजन की व्यापकता वर्ष 2006 में 12.9% से बढ़कर वर्ष 2016 में 16.4% हो गई है। वहीं रिपोर्ट के अनुसार घरेलू खाद्य बजट में पैकेज्ड खाद्य पदार्थों की हिस्सेदारी इस अवधि के दौरान लगभग दोगुनी हो गई है, जो 6.5% से बढ़कर 12% हो गई है। पैकेज्ड भोजन जान रहे हैं ना, जो आप पैक्ड किया हुआ भोजन खाते हैं, ये बहुत ज्यादा जो है स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं होता है, इसको भी आप लोग ध्यान रखे रहेंगे। भारत और अन्य दक्षिण एशियाई देशों में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की खपत बढ़ रही है। अनाज और दूध के बाद स्नैक्स और तैयार खाद्य पदार्थ भारतीय खाद्य बजट का एक बड़ा हिस्सा है। तो यहां से आप लोग को कुछ पॉइंट थे जो कि आपको एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, ये ध्यान रखना होगा कि पहला पॉइंट कि वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुपोषण से पीड़ित आबादी का अनुपात वर्तमान में वर्ष 2021 में 16.6% है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। दूसरा, भारत में कितनी प्रतिशत जनसंख्या अस्वास्थ्यकर भोजन लेती है, तो 38%, न्यूनतम 38% जनसंख्या जो है अस्वास्थ्यकर भोजन लेती है, इसको आपको ध्यान रखना होगा। दूसरा, वयस्कों में अधिक वजन की व्यापकता वर्ष 2006 से बढ़कर वर्ष 2006 की तुलना में वर्ष 2016 में कितना हो गया है, तो 16.4% हो गया है। तो ऐसे कुछ फैक्ट थे इस रिपोर्ट के अनुसार जिसको आपको एग्जाम के लिए ध्यान रखना होगा। तो ये तो रहा दोस्तों 1 जून से संबंधित इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। अगर ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगा हो तो हमारे चैनल को अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें, और साथ ही मैं फिर से आप लोग को याद दिला दूं कि अपने नोट्स जो है वो स्वयं तैयार करें, और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप लोग को मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं अपने अगले कंटेंट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।